अभी नीले ड्रम का डर खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और डर सामने आ गया, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को नीला जहर देकर साजिश रची उसकी मौत की। और ये घटना अपने आप में बेहद ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो नीले ड्रम वाली घटना थी वो भी मेरठ सिटी की थी, और ये नीले जहर वाली जो घटना है ये भी मेरठ सिटी की है। यानी कि जो घटना है मुस्कान रस्तोगी वाली घटना जो हुई थी, नीले ड्रम वाली जो घटना हुई थी, इस घटना को भी उस घटना के साथ जोड़कर ही देखा जा रहा है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके साजिश करके अपने पति को नीला जहर दे करके मारने की कोशिश करी और उसको अंजाम भी दिया और अपने पति को मारने में कामयाब भी हुई। और जो सांप उन्होंने हायर किया था उसको मारने के लिए, वो सांप भी अपने आप में बेहद दुर्लभ प्रजाति है मानी जाती है। भारत में अलग ही तरीके का ये जो सांप है पाया जाता है, इसको रसल वाइपर बोलते हैं। और इस सांप की खासियत होती है कि जब भी ये किसी को काट लेता है तो वहाँ पर ज़्यादा देर टिकता नहीं है, तुरंत वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस घटना में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस सांप ने ही अपनी पूरी गवाही दी कि मैंने कुछ नहीं किया है, गुनाहगार कोई और है, मुझे तो फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ। तो जो आज की कहानी है मैं आज आपके सामने जो लेकर आई हूँ, क्या है ये घटना, कहाँ की ये घटना है, पूरी तरीके से इस कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सोनिया। और जो ये घटना है अपने आप में स्पेशल इसीलिए है क्योंकि जो नीला ड्रम और नीले जहर की मैं बात कर रही हूँ, दोनों मेरठ सिटी से ही हैं और दोनों ही मामलों में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नियों ने अपने पति को मौत के घाट उतारा है। और लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, आखिर औरतों को इस तरह की घटनाएं को जो अंजाम दे रही हैं। और ये सवाल अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि औरतों को आखिर हो क्या गया, सच में ये समाज पूछ रहा है। और वाकई में ये सोचने वाली बात है कि ऐसा अंजाम, इतना भयानक अंजाम अपने रिश्तों के साथ में करने का उनके दिमाग में आता भी क्यों और कैसे आ जाता है। इतनी भयानक घटनाओं को अंजाम देने के बाद क्या इतना भी नहीं सोचते कि वो क्या बच जाएंगे या कानून के दायरे में नहीं आएंगे। दरअसल ये जो घटना है मेरठ सिटी की है। मेरठ सिटी में अकबरपुर शादत गांव का एक निवासी है अमित कश्यप, और वहीं का एक थाना लगता है बेहसुआ क्षेत्र का, वो एक थाना है वहाँ का। जो ये पूरी जो घटना है, और 14 अप्रैल की ये घटना है, सुबह का वक्त था। जो अमित कश्यप है उसका एक बेटा है, उसका नाम है अनिकेत। वो सुबह अपने पापा को उठाने के लिए जब जाता है बाहर आंगन में, और जो वो उठाता है उसे वो नहीं उठता है, तो उसकी चद्दर खींच के जब उसे हिलाता है तो वहाँ पर वो देखकर चौंक जाता है और वो चीख करके पीछे गिर जाता है और चिल्लाता है सांप सांप। इतना सुन करके उसकी जो माँ अपनी बेटियों के साथ में सो रही होती है वो भी तुरंत उठ के आती है और देखती है कि वहाँ पर तो सांप बैठा हुआ है और अमित हिल डुल भी नहीं रहा है। शोर शराबा मच जाता है, लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शोर मचता है आसपास के सभी लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं, सब देखते हैं। और देखते के साथ ही सबसे पहले अपना मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल निकालने के बाद वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सांप भी अमित के पास ही बैठा हुआ था और फन फैलाए बैठा हुआ, तो सबको देख रहा था। वो हिल भी नहीं रहा था, वहां से जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब वीडियोस बन गए, लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया कि एक आदमी सो रहा था, सोते हुए पे सांप ने काटा, उसे 10 बार दंश मारा और 10 बार उसको डसने के बाद उस इंसान की मृत्यु हो गई और वो नींद में ही सोते सोते गुजर गया। यानी उसको सांप ने काटा और नींद में ही वो मर गया। लेकिन ये सच नहीं था, ये सच्चाई पूरी तरीके से सच नहीं थी, सच कुछ और ही था। उसके बाद वो सांप वहाँ से नहीं चला गया, तो लोगों ने वहाँ आसपास के गांव से किसी सपेरे को बुलाया। सपेरे को बुलाने के बाद वो सांप पकड़ा गया। सांप पकड़ने के बाद जो 10 सपेरे ने बताया वो भी अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली बात थी। उसने बताया कि जो ये सांप है, जो ये काटने लायक नहीं है, इसका जिसने भी इसको ये सांप यहाँ पर ये आया है इसका पहले से इसके दांत निकाल रखे हैं, यानी उसके जो दांत होते हैं वो निकाल रखे हैं। उसके अंदर का जहर भी ना के बराबर है, वो जहरीला तो है लेकिन वो काट नहीं सकता, इस तरीके की बात उसने सपेरे ने कही। लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर जो वहाँ का जिला हॉस्पिटल होता है वहाँ पर ले जाया गया। अमित को वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था उधर का, उसने तुरंत देखते के साथ ही पहले मना कर दिया कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, इसको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ, बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। उसके बाद वो लोग बड़े हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं उसे। वहाँ पर जाने के बाद वो एक उनका गाँव है, उसके गाँव के पास ही मुजफ्फरनगर के पास ही एक और गाँव है, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठता है जो सांपों का स्पेशलिस्ट है। वहाँ पर लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि
ये तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन इनकी मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुई है, इनको किसी सांप ने नहीं काटा है। अब ये जब बात खुलती है तो सब अपने आप में परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि जब जो पहले हॉस्पिटल में लेके गए होते हैं तो वहाँ से उसके डॉक्टर ने ही या उधर से किसी ने पुलिस को पहले ही फ़ोन कर दिया होता है, क्योंकि उसको कुछ डाउट होता है, क्योंकि उसके चेहरे पर, उसके गाल पर, उसके गले पर कुछ निशान भी होते हैं और उसे लग रहा था कि उसको सांप ने नहीं काटा है, कुछ बात कुछ और है। तो पुलिस जब उधर वो उसको हॉस्पिटल लेके गए होते हैं दूसरे वाले में, तो वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और लाश को अपने कब्जे में ले लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो जब पोस्टमार्टम ले जाने से पहले उसके भाई को और उसके चाचा को बुलाया जाता है। जो भाई है उसका मोनू नाम है और जो उसके चाचा है उनका नाम राजू है। उनसे पूछा जाता है कि क्या बात है, कुछ अगर तुम्हें किसी पे कुछ लगता है, कोई वजह है, कोई बात है तो हमें बता सकते हैं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो वो मना करते हैं पहले, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं पता, हम तो कुछ इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इसकी पत्नी का, इन दोनों का आपस में बहुत झगड़ा होता था, तो जो भी कुछ पूछना है आप इसकी पत्नी से पूछें, बस इतना कहना था। उसके बाद शक की जो सुई थी, जो पुलिस की वहाँ पर घूमी, उसके बाद पूरी जो कार्रवाई करनी शुरू करी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ आया कि उसका जो मृत्यु हुई है उसका दम घुटने से हुई, यानी कि उसकी जो मृत्यु हुई है उसका गला घुटने से हुई है, यानी कि उसकी जो मृत्यु हुई है उसका किसी ने बड़ी देर तक गला दबा के रखा, जिससे उसके दम घुट गया, उसको सांस नहीं आई और इस वजह से उसकी मृत्यु हुई। किसी सांप के काटने की वजह से ये मृत्यु नहीं हुई है। तो ये साफ हो गया। उसके बाद जब ये केस अपने आप में चला तो पूछताछ शुरू हुई, सबसे पूछताछ हुई, आसपास के लोगों से पूछा गया। सबसे पूछताछ के बाद में यही पता चला कि इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। तो फिर उसकी पत्नी है रवीता नाम के, उसकी पत्नी है जो उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो उसने नानुकुर करी, सब अपने यही सोचा कि मेरा पति चला गया, ये है वो है, ऐसे करके पुलिस को बरगलाया। उसके बाद में जब पुलिस ने अपनी सख्ताई से पूछा तो उसने सारा सच कबूल कर लिया। पुलिस के आगे तो बोलते हैं ना कि अच्छे अच्छे भूत भी पड़ते हैं जब उसका डंडा चलता है, तो उसने भी बोलना शुरू करा और जब सच सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। उसने बताया कि मेरा पति मुझे बेहद ही मारता कूटता था, बुरी तरीके से गाली गलौज करता था, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था और मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा है, एक बेटी है और एक बेटा और है, जिसमें से 8 साल के अंदर में मैंने कोई सुख नहीं देखा, सिर्फ मेरे को गाली पड़ती थी। और जो अमित था वो टाइल्स लगाने का काम करता था, यानी कि कोई ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, नॉर्मल इंसान था, ज़्यादा कुछ अपनी परिवार की इच्छाओं को पूरा करने वाला इस टाइप का नहीं था, बस अपनी रोजी रोटी चला रहा था, अपना घर परिवार चला रहा था, मतलब कुल मिलाकर बस एक परिवार को चला रहा था। लेकिन उसकी जो कुछ आदत थी, शायद अब किस वजह से थी ये तो खैर हमें नहीं पता। अब उसकी पत्नी का जो कहना वो ये कहते मुझे बहुत मारता पीटता था। तो उसका एक दोस्त था, अमरदीप करके नाम था, तो वो घर आता था, उसको बोलता था कि भाभी अमित का फ़ोन कई बार नहीं मिलता, मुझे बहुत इमरजेंसी होती है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, हो सकता है कभी आप इसका कॉल ना मिले तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। तो वो नंबर दे देती है। अमरदीप को नंबर देने के बाद में उन दोनों के बीच में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। पहले हाय हेलो तक, फिर थोड़े कैजुअल बातचीत शुरू होती है। फिर उसके बाद उनकी सहानुभूति वाली बातें शुरू हो जाती है। वो बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे मारता है। एक दिन उसने अमित ने जो रविता को बहुत मारा, बेल्टों से मारा और इतना भी बताया कि वो मुझे इतनी बुरी तरीके से मारता था कि मेरे सारे कपड़े उतार कर मुझे बहुत मारता था, मुझे बेल्टों से मारता था, मुझे डंडों से मारता था, मेरे शरीर पूरा नीला पड़ जाता था और मैं बहुत कराहती थी दर्द के मारे, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। परिवार के अंदर, आस पड़ोस के अंदर मुझे कोई सुनता नहीं था। और एक दिन ऐसे ही उसने मारा था उसको और सवेरे ही जब अमरदीप का फ़ोन आया तो उसने कराते हुए उससे बात कर रही थी, तो अमरदीप ने पूछा क्या हुआ भाभी, क्या बात है, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रही हो। तो उसने पूरा जो किस्सा था उसको बताया। उसके बाद ये सिलसिला उनका चलता रहा। उसने सहानुभूति भरे शब्द उसको दिखाए, सुनाए और उसकी जो अट्रैक्शन था, उसका जो आकर्षण था उसकी तरफ बढ़ता चला गया, वो उसकी तरफ झुकती चली। क्योंकि अमरदीप शादीशुदा नहीं था, वो तो वैसे ही बैचलर था, तो उसको तो इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, लेकिन वो शादीशुदा थी और उसके इस बहकाव में चलती चली गई। और जैसे धीरे धीरे करके उसका घर में आना जाना शुरू हुआ। जब भी अमित घर पे नहीं होता था वो पीछे से घर पे आता था और आने के बाद में पहले बातचीत का दौर चला, फिर 6 महीने तक इस तरीके से चलने के बाद उनका फिर इस तरीके से कदर चल पड़ा कि इश्क जोर करा कि जब भी मौका मिलता तो एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाते, अपने शारीरिक संबंध भी स्थापित करते थे। इसके चलते चलते काफ़ी टाइम बीत गया। तो एक दिन जब अमित को पता चल गया तो इनके बीच में काफ़ी झगड़े हुए
और जो अमित ने अमरदीप को बेहद मारा भी, पीटा भी और उसको खूब गाली गलौज दी। इस पर अमरदीप बेहद बुरी तरीके से गुस्सा हो गया और बहुत बुरी तरीके से अपने रोश के अंदर आके खिसिया करके उसने बदला लेने की ठानी। उसने बोला रविता को कि मैं इसको जान से मार दूंगा और ये इस लायक नहीं है, इंसान जीने लायक नहीं है, क्योंकि ये जानवर है, इसने तुम्हें भी परेशान कर रखा है, इसने मेरे साथ भी बदसलूकी की है। अब उसके बाद वो अपनी पत्नी को जब उसकी पत्नी को जब ये बात बोलता है तो पहले ही उससे दुखी होती है, क्योंकि उसको बेहद ही मारता पीटता था। वो बोलती है कि हाँ, मेरे भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से मेरे साथ करता है। तो बोलता है कि तुम तो यहाँ घर परिवार में रहने लायक नहीं हो, तुम्हें तो कोठे पे बैठना चाहिए, क्योंकि तुम कोठे के लायक हो। इसके बाद दोनों प्लानिंग करते हैं कि क्या करा जाए और यूट्यूब पे काफ़ी जो है ये तरीके ढूंढते हैं कि भाई किस तरीके से किसी को मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन काफ़ी कुछ देखने के बाद, खंगालने के बाद उन्हें सिर्फ एक यही चीज़, एक मामला सामने आता है कि ऐसे सांप जो है छोड़ दिया जाए और सांप काट ले और सांप के जहर से इंसान मर जाता है। तो ये आइडिया उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने 1000 रुपये में कहीं पड़ोस के गांव से ही सांप खरीद के लेके आए। रसल वाइपर नाम का सांप था। और 13 अप्रैल को ये लोग घूमने गए थे सहारनपुर, शाकंभरी माता एक मंदिर है वहाँ पर भी इनके लड़ाई झगड़े हुआ। आने के बाद ही रविता ने उसको बोला अमरदीप को कि अब हद हो गई है, मैं अब इसके साथ में बिल्कुल नहीं रहना चाहती, आज ही हर हालत में अंजाम देना ही पड़ेगा, इसको अपने आप से जुदा करना ही पड़ेगा, मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। तो दोनों ने रात को 12 बजे के करीब ये प्लान किया और रात को जब वो सो गया तो उसका गला घोटकर पहले तो हत्या की। हत्या करने के बाद में और उसके पास में ही बगल में उसको वो सांप जो लेके आए थे उसको छोड़ दिया उसके बिस्तर के अंदर, चद्दर के अंदर, और वहाँ से चले गए। वो तो मर चुका था, लेकिन सांप ने भी नहीं काटा। ये देखने वाली बात है कि सांप पूरी रात उसके साथ बिस्तर में था, लेकिन उसने एक भी दंश उसको नहीं काटा और एक भी निशान उसके बॉडी पे नहीं था। जब सुबह आँख खोली, उसके बेटे ने उसको उठाया, तब पर ये शोर शराबा हुआ, तब ये सारी बातें सामने ओपन हुई इस तरीके की। लेकिन सांप ने नहीं काटा था, यह बात सच हकीकत सामने आ चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी साफ हो गया था कि उसकी जो मृत्यु है दम घुटने से हुई। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद लोग चौंक गए, हैरान हो गए, क्योंकि ये जो घटना है मेरठ के जो मुस्कान वाला जो केस हुआ था, मुस्कान रस्तोगी वाला जो केस हुआ था, उससे ही जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि नीला ड्रम और नीला जहर दोनों ही एक ही कहानी है, मेरठ की कहानी है। और अब रविता भी मुस्कान की बगल वाली कोठरी में ही जाएगी, यानी उसी ही जेल में जाएगी जहां पर मुस्कान है। अब ये सोचने वाली बात है कि इन्हें इस प्यार का अंजाम क्या मिला और इससे इन्हें क्या प्राप्त हुआ। पूरी जिंदगी सिर्फ अब ये जेल में काटेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास होने वाली चीज़ों को एब्जॉर्व करके उस चीज़ के बारे में जरूर सोचो कि जो आपके साथ हो रहा है वो कहाँ तक सही है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप को सतर्क रखें। कोई भी अप्रिय चीज़ होने वाली है या आपको ऐसा महसूस होता है तो तुरंत अपने आसपास के लोगों से मदद लें, पुलिस से मदद लें, ताकि कोई भी इस तरह की घटना ना घटने पाए, क्योंकि हमारा एक प्रयास ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सक्षम है। आज की कहानी से बस इतना ही। नई कहानी, नई न्यूज़ के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।